खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर हैं। देखो रोजा,
एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो। अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती, और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी? वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो, और अब तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जैसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओह माय गॉड, क्या लग रही हो तुम। तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जैसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं।
उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते डार्लिंग? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। ये तो फिट नहीं हो रही। शायद अगर तुम वर्कआउट करो तो हो जाएगा। तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही भद्दे लगते हैं, इन्हें किसी तरह मिटा नहीं सकती? तुम्हारे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है? क्या मजाक है ये? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। हद करती हो सच में। प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो जवान है, खूबसूरत है, उसमें सब कुछ है जैसे तुम पहले हुआ करती थी। ये क्या कह रहे हो? हमारी बेटी का क्या होगा? मुझे माफ करो, पर अब मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। हस्बैंड अपनी वाइफ को जवान गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ देता है। उसकी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कई दिनों तक रोती रहती है। हस्बैंड अपनी नई जवान गर्लफ्रेंड के साथ मजे में रहता है। वो शराब पीने में और पार्टीज करने में खो जाता है। वाइफ कई दिनों बाद हिम्मत जुटाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलती है और एक्सरसाइज फिर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने ब्रेकअप से उबरने लगती है। इधर हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बहस होती है क्योंकि वो एक जवान लड़के के फोटोज देखती है और एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी से बात करते हुए पकड़ लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक जवान लड़के के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड गम में डूब जाता है और एक दिन अचानक उसकी अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात होती है। हे क्रिस्टल, रुको। एक मिनट बेटा। हे, वाह, तुम सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को एक और कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो हमारी बात नहीं बनी और उसने मुझे किसी जवान लड़के के लिए छोड़ दिया। पर तुम पहले से बेहतर लग रही हो। इतनी खूबसूरत कैसे बनी? वो क्या है कि मेरे मोटे होने का कारण था कि मैंने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में बिजी थी। और ये स्ट्रेच मार्क्स तब आए जब मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया, और मैं इन्हें कभी भी नहीं मिटाऊंगी। मेरे कपड़े इतने आम हुआ करते थे क्योंकि मैं पैसे बचाती थी ताकि तुम और हमारी बेटी अच्छे कपड़े पहन सके। तो देखा तुमने, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। इस सब के लिए
मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे एक मौका नहीं दोगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक जरूर कहूंगी। इस बार भी नेगेटिव आया। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम डैड बनने के लिए कितने बेताब। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मेरे पास आओ। तुम जाकर देखोगे, शायद स्टेसी होगी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। हेलो ब्यूटीफुल। ओह, कटरीना की फिक्र मत करो, वो फ्रेश हो रही है। ओह सही है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। ओके, लेकिन पहले जरा यहाँ आओ। क्या तुमने ये क्या चल रहा था? कुछ नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। स्टेसी, तुम बताओ ये क्या चल रहा था? देखो, अब हम इस रिश्ते को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? मुझे क्या बताना है डेवन? बताने के लिए कुछ भी नहीं। हम दोनों पिछले 1 साल से साथ में हैं कटरीना। क्या? नहीं, इस पर यकीन मत करो। हम इस बात को और छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि सच तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ क्यों जरा हो तुम रहा अपना है? मुंह क्यों? बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं डैड बनने वाला हूँ। ओह माय गॉड स्टेसी। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मुझे डैड बनना है, पर तुम नाकाम रही। देखो, सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। इसी का नाम जिंदगी है। आओ चलें। डेविन और स्टेसी वहां से चले जाते हैं और कटरीना अपने टूटे दिल के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। डेविन जल्द ही कटरीना के बारे में भूल जाता है और वो स्टेसी और अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और कटरीना भी धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाती है। वो एक नए जोश के साथ अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है। कई दिनों के बाद डेविन को स्टेसी की प्रेगनेंसी पर शक होने लगता है। इतने दिन गुजरने के बाद भी उसका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। कटरीना अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करती है और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आता है जो उसे इतना प्यार देता है जिसकी वो हकदार है। कटरीना की जिंदगी में खुशियों की बहारें आती हैं तो डेविन की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। एक दिन डेविन स्टेसी को दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले देखता है और जब वो उससे सवाल पूछता है तो वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो तो बस उसे और कटरीना को अलग करने के लिए नाटक कर रही थी। डेविन बिल्कुल उदास और अकेला हो जाता है और 2 साल बाद वो कटरीना से मिलने की कोशिश करता है। कटरीना, ओह, हाय। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लेकिन स्टेसी और तुम्हारा बच्चा, उस बच्चे का क्या? सच तो यह है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ कहा। छोड़ो उसे, वो जरूरी नहीं है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे एक और मौका दोगी? हे जान, रोजी को भूख लगी है। ओके स्वीटी, कार में इंतजार करना। ओके।
ये मेरे हस्बैंड है जिम, और वो मेरी बेटी है रोजी। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। इतनी आसानी से? आई एम सॉरी डेवन, लेकिन सभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती, और इसी का नाम जिंदगी है। गुड लक टू यू। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, इस स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता, और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये SAT एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने SAT में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को SAT में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि
ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता।